नमस्कार। अग्रिविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं की और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। आज हम बात करेंगे दुर्गावती देवी, जिनको हम दुर्गा भाभी के नाम से भी जानते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो एक समाज सेवी हैं, शिक्षाविद हैं और साथ-साथ उनका ध्येय है राष्ट्र प्रथम। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, दुर्गावती देवी, जिनको दुर्गा भाभी के नाम से भी जानते हैं, उनका क्या योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन में? स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत लोगों का बहुत बड़े बड़े योगदान रहे, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन हमारा कोई 10-20 दिन नहीं चला जी। 1857 के जिसको उन्होंने गदर कहा, उसके बाद तो लगातार 90 साल आंदोलन चला। परंतु उससे पहले भी हम किसी दिन भी 9वीं 10वीं शताब्दी जब हम पर आक्रमण प्रारंभ हुए, भारत ने कभी हार नहीं मानी। भारत में लुटेरे आए, लूट के ले गए, कुछ यहीं रुक गए, यहीं बस गए, कईयों की 3-4 पीढ़ियों ने राज किया। परंतु भारत के अंदर ऐसे लोगों को कोई भी ना अच्छा माना किसी ने, क्योंकि लुटेरे लुटेरे होते हैं। परंतु जहाँ दुर्गा भाभी का नाम पूछ रहे हो आप, जैसे कितने लोग होंगे भारत में, मैं समझता हूँ मुश्किल से 1000, 1500, 2000 होंगे जो इनके बारे में कुछ जानता हूँ। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस महिला ने क्या, उसके पति ने भी जी। उनके साथियों ने भी इस देश के अंदर क्रांति की वो ज्वाला भड़काई थी, जिसके कारण अंग्रेज डरे। क्यों 3 स्ट्रीम चली एट ए टाइम। एक गांधी जी की शांति की, जिसमें जन भागीदारी बढ़ी, जिसके कारण जन जागरण भी बढ़ा। परंतु उसके कारण देश आज़ाद हुआ, ये भ्रम कुछ लोग पाल सकते हैं जी। एक थी शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उसी कड़ी में दुर्गा भाभी का भी नाम आता है। और बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वीर सावरकर की सलाह से अंग्रेजों की सेनाओं से जब वो लड़ते हुए जापान जर्मन में गिरफ्तार हो गए थे, उन्हीं सैनिकों से INA बनाई और भारत के अंदर मणिपुर तक आए भी, अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराया। तो तीनों स्ट्रीम साथ साथ चली। दुर्गा भाभी एक ऐसी महिला थी जो इन क्रांतिकारियों को मॉरल सपोर्ट भी देती थी, उनकी देख रेख भी करती थी, भोजन व्यवस्था भी करती थी। और जिस दिन आवश्यक हुआ शहीद भगत सिंह को कलकत्ता तक पहुंचाने में, रास्ते में कोई रोक टोक ना हो, शहीद भगत सिंह ने अपने केश वगैरह हटवा दिए थे ताकि पहचान में ना आए। कितने लोगों को मालूम है शहीद भगत सिंह पर सबसे ज़्यादा प्रभाव स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय और आर्य समाज का था। पैदाइश वो सिख परंपरा के थे। तो उस समय तक ना कोई अंतर था, छटे हुए लोग, मरने के लिए तैयार लोग ही सिख बनते थे जी। उन्हीं के अंदर आर्य समाज का प्रभाव नेचुरल पड़ना था, क्योंकि 1857 के बाद फिर से संगठित करना, समाज को जागरूक करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो उस देवी ने ट्रेन के अंदर शहीद भगत सिंह की पत्नी बनकर यात्रा करना, कितना कठिन काम है जी। और लंबी यात्रा है, कोई छोटी यात्रा नहीं। लाहौर से कलकत्ता तक खुद अपनी वो पत्नी बन के गई, अपने बेटे को भी साथ ले गई, तो एक ऐसे फैमिली की तरह गए वो। ताकि ये किसी को शक ना हो, कोई संदेह ना हो। अब ऐसी महिला जो बाद में भी देश की आज़ादी के बाद तक भी जीवित रही, परंतु कितने लोगों ने उनको कौन सा मान सम्मान दिया, कौन से पद्म श्री, पद्म भूषण, विभूषण या भारत रत्न दिए, किसी ने पूछा भी नहीं। ये वो अनाम लोग थे जिनको कुछ लोग जानते हैं, क्योंकि कुछ चर्चाएं हुई। तो मैं आज उस देवी को प्रणाम करता हूँ और देश की जनता से भी चाहूँगा कि वो इतिहास को, पहले तो उनको इतिहास पढ़ाया जाए, उसके लिए सरकारों को काम करना चाहिए।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मोदी जी ने 75 वर्ष होने पर ऐसे हजारों लोगों को चिन्हित करके उनकी जीवनियाँ आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन से लोगों तक पहुंचाई हैं और अधिक पहुंचनी चाहिए। परंतु आज का दिन एक और विशेष है जी। इस देश का बहुत बड़ा मैं दुर्भाग्य ही मानता हूँ। अंतिम हिंदू सम्राट दिल्ली की गद्दी पर जी। जो बैठे थे उनका राज्याभिषेक आज के दिन हुआ था जी। 7 अक्टूबर जी। 1500 को संवत में हेमचंद्र विक्रमादित्य जी। जो दिल्ली, रेवाड़ी और इसी एरिया के थे, उनको मुगलों ने और अंग्रेजों ने हेमू बक्काल कहा जी। परंतु उनको बकायदा टाइटल उनका हेमचंद्र विक्रमादित्य था। जी। पुराना किला जिसको पांडव किला कहते हैं, वहाँ उनका राज्याभिषेक हुआ था। जी। और लोग, क्योंकि बाद में हम अपने गर्व करते हैं कि वो बनिए थे या ब्राह्मण थे, ये सब चीज़ें बेमानी हैं। देशभक्त होता है, देश के लिए जीने वाले ही देशभक्त होते हैं। तो हेमचंद्र ने चाहे राज मुश्किल से 1.5-2 महीने कर पाया, पर हुमायूं को हटाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले वो ऐसे महापुरुष थे जिनको भी इतिहास में उनका स्थान मिलना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, सुखदेव जी और भगत सिंह को रिहा करने के लिए अपने गहने तक बेच देते उन्होंने। तो ये वो व्यक्ति थे जो कहते थे तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूं। वो कुछ और क्या है? सब कुछ देने के बाद उनके लिए गहनों का क्या महत्व है? जी। उनको जब जीवन ही समर्पित कर दिया और इतनी कठिन जिंदगी को जिया जिसके अंदर कभी भी गोली लग सकती थी, कभी भी फांसी हो सकती थी, 2-2 जन्म के कारावास जिनको दिए गए, ऐसे वीर सावरकर को आज पप्पू भाई क्या क्या कह देते हैं, इस देश में ही सह सकता है? जी। जी। अरे 2 जन्म, जिसको उसने क्या कहा था हंस के, अंग्रेजों तुमने ये तो मान लिया कि पुनर्जन्म होता है, मुझे 2 जन्म की कारावास दे रहे हो जी। तो पुनर्जन्म होता है ये मान लिया तुमने? जी। 3-3 भाई, 2-2 भाई काला पानी रहे, क्या मुकाबला करेंगे कोई इन लोगों का? दुर्गा भाभी तो एक्सेप्शनल इसलिए थी, उसको फिर भी कुछ लोगों का कहीं न कहीं जिक्र आ गया। ऐसी अनेकों हैं, 16 साल 18 साल खुफिया विभाग में काम करने वाली। बंगाल के अंदर श्रृंखला है, पूरे बंगाल के क्रांतिकारियों के लिस्ट बने तो 1000 से ऊपर। इसी ढंग से महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये 3-4 स्टेट तो ऐसी थी जिनके कारण अंग्रेज गए। और मजा है देखो कि जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने इनको पढ़ाने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी खोली, ये कह के कि इनको कुछ नहीं आता, जबकि मैकाले की रिपोर्ट है कि अंग्रेजों के आने से पहले हर गांव में गुरुकुल था। जी। उसको उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं मान के अपनी फॉर्मल लाने के लिए प्रेसिडेंसी सिस्टम के अंदर बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तीनों जगह यूनिवर्सिटी शुरू की, फिर लाहौर में की, इलाहाबाद में की। परंतु उन्हीं से पढ़कर, उन्हीं के ज्ञान प्राप्त करके विदेशों में जाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ना, जैसे पीछे आपने भीखा जी के बारे में पूछा, वो कामा महिला, पारसी महिला थी। इन महिलाओं को भी योगदान बराबर का रहा है भारत की स्वतंत्रता के संग्राम में। और रानी झांसी, जिनके स्टैचू लगाने पर दिल्ली में बवाल करने की कोशिश करें कि यहाँ नमाज पढ़ते में दिक्कत आएगी जी। जिसके सेनापति भी गौस खान वो मुस्लिम थे जी। आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सटेंड लिया तो मूर्ति लग गई। रानी झांसी मार्ग है, 70-80 साल से उस सड़क का नाम यही है जी। वो सड़क के बीच में आके ट्रैफिक के कारण उसको थोड़ा सा शिफ्ट करने में भी बवाल हो और हजारों लोग की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएं। इस्लाम का अर्थ ये नहीं है कि वो इस देश पर, उनके अंदर एक भ्रम अभी भी है कुछ लोगों के कि राज हमसे लिया था अंग्रेजों ने, तो हमें वापस मिलना चाहिए। इसीलिए आज बांग्लादेश के हालात सबके सामने हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश से आवाज उठ रही है, अब हिंदुस्तान को अखंड भारत बना दो और हम वोट के जरिए अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। और हमारा बाकी जो समाज है
जो मूल समाज है इस देश का, सनातन परंपरा को मानता है, शांति प्रिय है, सह अस्तित्व को मानता है, वो अभी सो रहे हैं गहरी नींद में। तो स्वामी विवेकानंद ने भी उस समय जो उपनिषद का वाक्य कहा था, आज मैं फिर कहना चाहूँगा, उत्तिष्ठ, उठो भाई उठो, जागो, और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इजराइल से कुछ सीख लो। 1 करोड़ से कम की आबादी 5-5 फ्रंट पे लड़ते हुए अपनी रक्षा करने में, कोई बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस करने में, 1 साल से लगातार युद्ध में रहकर भी झुका नहीं है। तो हिंदुस्तानियों, भारतवासियों, कुछ सीखो, और एक योग्य आपको नेतृत्व मिला है। उस नेतृत्व को, जो इन सबको, अभी श्यामजी वर्मा का वो था, उसकी एक इच्छा थी श्यामजी वर्मा की, मैं स्वतंत्र भारत में मेरी जो अस्थियां वहाँ आए। तो मोदी जी लेके आए थे मुख्यमंत्री के तौर पर। अब उनका सह सम्मान, वो विधि विधान से उनका वो हुआ है, एक समर्पण देश की माटी में और नदियों में। ऐसे ऐसे लोगों का अनेकों नाम हैं, परंतु हमें बता दिया केवल एक परिवार के 4-5 पीढ़ियां, उन्होंने जैसे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, वो आज अपने ही पूर्वजों से उल्टा चलकर देश को जातियों में, अब किसको पता दुर्गा भाभी क्या जाती थी जी। मेरे जैसे को एक आपको पता होगा कि वो बोहरा लिखती थे भगवती जी, भगवत चंद बोहरा। अब बोहरा कौन सी जाति ये कोई नहीं बता सकता। पंजाब में खत्रीज हैं, और क्या वो जातियों के लिए लड़े थे क्या जी? सुखदेव राजगुरु का नाम आता है, मैं 10,000 लोगों से पूछूं, एक भी ये नहीं बता पाएगा कि राजगुरु का पूरा नाम क्या था और वो कहाँ के रहने वाले जी। बिल्कुल, क्यों? वो देश के लिए लड़े थे जी। वो महाराष्ट्र में पैदा हुए, ब्राह्मण होते हुए देश के लिए लड़े, और छिपने की जब उनकी जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनकी व्यवस्थाएं नागपुर आसपास की थी। तो वो तो गाली देने वाले गाली देंगे। देश के लिए जीना, और देश को मैं कह रहा हूँ, जीने से पहले देश को जान लो जी। देश की संस्कृति को पहचानो, देश के धर्म को पहचानो, और इस देश में सबको साथ लेकर चलने की जो वेदों ने शिक्षा हमें दी, उस शिक्षा को आत्मसात करके हम आगे बढ़ें। एक अच्छा भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, उस भविष्य को गढ़ने का भी हम प्रयास करें। डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आप बंगाल की। अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी ने बोला है कि रेल, सेल, व्हील सब कुछ लेने के बाद सरकार अब वक्फ बोर्ड को भी अपना कब्जा करना चाह रही है, वक्फ बोर्ड पे अपना कब्जा करना चाह रही है। क्या कहेंगे सर इसके बारे में आप? ये गधे बेवकूफ़ लोग हैं, इनको मैं अब शब्द भी नहीं कहना चाह रहा। मेरे जैसे व्यक्ति ने उस शत्रुघ्न के लिए भी 25-30 साल उसके साथ काम भी किया, और मैं अपने आप को भी मूर्ख मानता हूँ कि ऐसे लोगों को मैं पहचान नहीं पाया। इस देश में रेल किसने ले ली, भेल किसने ले लिया, सेल किसने ले ली? कौन, कोई है ऐसा माई का बाप जो इनको कोई खरीद सके? इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको खरीदने की सामर्थ्य देश में क्या विदेश में किसी के पास नहीं, क्यों बेचेंगे? और बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था उसमें वक्फ बोर्ड का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। वक्फ बोर्ड किस लिए? वक्फ का अर्थ है केवल धर्मार्थ। जो मुसलमान अपनी किसी प्रॉपर्टी को, जमीन को वक्फ करना चाहे, मतलब चैरिटी करना चाहिए, चैरिटी का नाम वक्फ है। बोर्ड नहीं हुआ करते कहीं, किसी वर्ड में कहीं नहीं है बोर्ड। अगर हिंदुओं की लाखों एकड़ जमीन को सरकारों ने कब्जे कर रखे हैं, जबकि वो तो मूल थे यहाँ के। इस्लाम के अंदर ज़कात, धर्म, चैरिटी ये हैं, उनके लिए बोर्ड बनाकर वही मैनेज करें, और इतनी ज़मीनों को अपना बताना शुरू कर दें कि जितनी कई देशों की टोटल एरिया नहीं है जी। इतना बड़ा मजाक और भद्दा मजाक लगता है कि क्या सरकारें थी, केवल वोट के लिए इस देश को कितना तोड़ना चाहती थी। भला हो इस देश के उस जनमानस का जो 2013-14 में जागा, और जागने के बाद एक ऐसे व्यक्ति को लिया है जिसके लिए देश ही सब कुछ है, प्रथम भी और लास्ट भी। इसीलिए ये सारी चीज़ें आप जैसे हमारे तक पता चली नहीं, किसको मालूम था वक्फ वाली? वो तो पूरी पार्लियामेंट को वक्फ की बता रहे हैं, सारे मंदिरों को वक्फ। वो तुम आए यहाँ 1000 साल पहले हो भाई। इस्लाम कुल 1400 साल पुराना है। इस्लाम के अंदर ये सारी जो चीज़ें, ये
जो अरब में नहीं है, ईरान में नहीं है, तुम वो यहाँ इस देश पे आज़ादी के बाद सेकुलर के नाम पर थोपना चाह रहे हो। यह देश यदि धर्म समभाव को मानता है, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, परंतु मूल संस्कार संस्कृति को तो कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए ये थोड़े दिन की चेंचें होती रहेंगी, थोड़े दिन में सब चीज़ें ठीक होंगी। जागया हुआ हिंदुस्तान को कोई विश्व की शक्ति हरा नहीं सकती, और सोए हुए को कोई भाई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए सबसे प्रेरणा इतनी लेना, इन सब घटनाओं से सीखें कि अपने देश के अंदर भी यहाँ नहीं रहोगे तो कहाँ जाओगे जी। अगर सारा ही वक्फ कह के पूरे गांव को ही वक्फ मान लिया तमिलनाडु में जी। पूरे गांव को, सारे आबादी समेत, कैसे हो सकता है ये? और ना किसी को मीनिंग का पता। ये शब्द उर्दू फारसी की जो जबरदस्ती थोपे हुए हैं, इनके इंग्लिश में ही लिख लो ना, समझ में आ जाएगी। मुसलमानों को भी समझ में आ जाएगी। उन बेचारे भोले भाले हैं, अनपढ़ हैं, अधिकांश को स्कूली शिक्षा भी नहीं मिल रही, इसलिए वो इनके बहकावे में अपने कठमुल्लाओं के आ जाते हैं। जो अपने आप को बैरिस्टर कहता है, आज भी दाढ़ी क्यों रखता है, मूछें क्यों छोटी रखता है, नीचे कुर्ता क्यों है, कोई औचित्य? नीचा कुर्ता ऊंचा पजामा पहन के कठमुल्लाओं की बात करना और अपने आप को बैरिस्टर कहना। ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये चुनाव इन लोगों को बार बार प्रोत्साहन देता है, इसलिए इस देश में चुनाव हों, परंतु 5 साल में एक बार हों। रोज चुनाव होगा तो ऐसे घटिया लोग, तुच्छ लोग, रोज बिकने वाले लोग, रोज देश को तोड़ने वाले लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी ने भी कहा है कि एक ही चुनाव होना चाहिए। अभी देश में कोई भी अरे एक ही होता था जी। 67 तक एक ही था, इसी संविधान से तो एक था। अलग अलग तो विकृतियां हैं, बीमारियां हैं। उन विकृतियों को ठीक करना किसका काम है? सरकार का काम। विकृति भी सरकार की अदूरदर्शिता के कारण आई। जो काम 67 तक एक थे फिर से एक हों, उसके लिए कोई बहुत बड़ा वो काम करने की आवश्यकता है क्या? ये बार बार चुनाव की बजाय, आज हरियाणा खत्म हुआ है, कल जी, परसों से महाराष्ट्र झारखंड की शुरू हो जाएगी। वो खत्म हो गए, रिजल्ट आएंगे, दिल्ली की चर्चा शुरू कर देंगे, उसके बाद फिर अगले की कर देंगे। देश नहीं चल सकता है जी। इसलिए शहीदों को स्मरण करते हुए भारत की क्या कमियां थी उनको ध्यान देते हुए उनको दूर करना, एक अच्छा समरस समाज बनाना जिसके अंदर जातियां ना हो। अंबेडकर जी एक ही बात कहते थे, छुआछूत ना हो, सबको बराबरी का अधिकार मिले। वो आरक्षण के भी केवल 10 साल के लिए उन्होंने कहा था करो। जी। लगातार बैसाखियों पे चलने वाला समाज बैसाखियों पर ही रह जाता है। ये बाबा साहब जी ने कहा था। यदि छड़ी लेके चलता है, किसी के एक्सीडेंट में टांग का फ्रैक्चर हुआ जी, उसकी मरम वो हो गई प्लास्टर वगैरह, 1 महीने 1.5 महीने बाद नॉर्मल चले जी। ये डॉक्टर अभ्यास कराता है जी। तो मेरा वो समाज जो पिछड़ गया था उसको बराबरी पे लाना, और जो बराबरी पे आता जाए वो स्वयं कहे मुझे अब आरक्षण नहीं चाहिए। वो स्थिति आदर्श स्थिति है, वो आनी चाहिए, और 10-15 साल तक वो लानी ही पड़ेगी, और लेके आएंगे, ये विश्वास लेके आगे बढ़ें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनगिनत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको हम भूल से गए हैं, अनसंग हीरो, गुमनाम हीरो, जिनको हमें याद करना आज बहुत ज़रूरी है। देश को इनके बारे में बताना ज़रूरी है और उनसे सीखने की ज़रूरत है। आज विश्व को, आज एक मानवता का जो पाठ पढ़ा रहा है भारत, उसके लिए हमें सबको इसके बारे में और ज़्यादा चिंतन मनन करना पड़ेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।